सच्ची कहानियाँ सुनाने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो अपने आप में बहुत अनोखी है। अनोखी इसलिए क्योंकि ये अपराध की वारदात होती है 1989 में और इसके करीब 30 सालों के बाद अपराधी पकड़ा जाता है 2019 में। और इन 30 सालों में क्या होता है वो जानकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। ये कहानी शुरू होती है 23 जुलाई 1989 के दिन। ढाका में एक इलाका है सिद्धेश्वरी का, और यहाँ एक सगीरा नाम की पढ़ी लिखी महिला जो रिसर्च स्कॉलर हैं वो रिक्शे पर जा रही हैं। दोपहर का वक्त है, वो अपनी बेटी को स्कूल से लेने जा रही हैं। और जब वो रिक्शे में सवार हैं उसी वक्त दो लोग मोटरसाइकिल पर सवार आते हैं। उनके गले में जो सोने की चेन है उसे छीनने की कोशिश करते हैं। सगीरा विरोध करती हैं और उनमें से एक उन पर गोली चला देता है। वो घायल हो जाती हैं, अस्पताल लाया जाता है और अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। अब इस मामले की तफ्तीश शुरू होती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ लगता नहीं है। उस ज़माने में जिस तरह से एक लिस्ट बनाई जाती थी कि कितने झपट मार रहते हैं इस इलाके में, ऐसी एक लिस्ट बनती है। एक नाम पर शक भी जाता है, इसका नाम मिंटू है, और फिर उसी पे चार्जशीट बनाकर इस केस को आगे बढ़ाया जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक हाई प्रोफाइल केस था। डॉक्टर हसन चौधरी जो सगीरा के जेठ थे वो काफ़ी जाने माने डॉक्टर थे और सगीरा भी एक पढ़ी लिखी रिसर्च स्कॉलर थी। ऐसे में पुलिस पर थोड़ा दबाव भी होता है। बहरहाल 1989 के 2 साल बाद 1991 में ये मामला जब अदालत पहुंचता है, कुछ गवाहों को बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि उस वक्त उन्होंने वहाँ क्या देखा था। फिर सामने उस मिंटू नाम के आरोपी को भी खड़ा किया जाता है, लेकिन कोई उसे पहचानने से इनकार कर देता है। इस मामले में एक नया मोड़ उस वक्त आता है जब कुछ गवाह मारूफ रज़ा का नाम लेते हैं, और मारूफ रज़ा का नाम सामने आते ही पुलिस के और अदालत के कान खड़े हो जाते हैं कि मारूफ रज़ा का इससे क्या कनेक्शन है। आप सोच रहे होंगे मारूफ रज़ा कौन है। असल में मारूफ रज़ा उस वक्त जो बांग्लादेश के होम मिनिस्टर थे उनका काफ़ी करीबी माना जाता था, और ये बात सामने आ रही थी कि मारूफ रज़ा का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। इस बीच मारूफ रज़ा इस तरह की खबरों को देखकर पढ़कर अखबारों में सीधे हाई कोर्ट पहुंच जाता है और वहां से एक ऑर्डर ले आता है जिसमें कहा जाता है कि भाई इस कत्ल के मामले में और तफ्तीश नहीं होगी। जो चार्जशीट बन गई है जिसमें मिंटू नाम के आरोपी का नाम है बस वही है, और अदालती फरमान के आगे पुलिस भी नतमस्तक हो जाती, कुछ कर नहीं सकती, और इस पूरी जाँच को रोक दिया जाता है। और सब ये मान लेते हैं कि शायद कोई झपटमारी का केस रहा होगा जिसमें गोली चलने से इसकी हत्या हो गई। लेकिन इस बीच सब लोग इस केस को भूल जाते हैं, लेकिन सगीरा के पति इस केस को नहीं भूलते हैं और उन्हें हर पल कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ तो है जो इसमें छूट सा गया है, कुछ रह सा गया है। लेकिन अदालत का आदेश था कि इस मामले में जांच भी ना की जाए, तो पुलिस भी जांच नहीं कर रही थी। लेकिन फिर भी रातों की नींद कभी चैन से सो नहीं पाए सगीरा के पति कि अचानक मैंने अपनी पत्नी को इस तरह से क्यों खो दिया। कहते हैं कि वो इस पूरे केस के पीछे लगे रहे और अंत में जाकर 2019 में, यानी घटना होती है 1989 में, इसके 30 सालों के बाद 2019 में जून महीने की 26 तारीख को उन्हें अदालत से ये आदेश मिल जाता है कि इस मामले की जांच फिर से शुरू की जाए। अब 30 साल तो पुलिस चुप बैठी रही। इस बीच साइंस के काफ़ी एडवांसमेंट हुए, डीएनए जांच वगैरह होने लगी, लेकिन ये सब तो तब होता जब उस वक्त के कोई प्रूफ मौजूद होते। 1989 में सड़क पर एक हादसा हुआ था, उसका कुछ भी अब नहीं है, तो कैसे जांच हो। अब पुलिस के सामने एक नया सवाल खड़ा हो गया कि पहले तो अदालत ने कह दिया था जांच नहीं करनी है 1991 में, 89 की घटना है, अब ये 2019 में कह रहे हैं कि जांच कीजिए। खैर, पुलिस ने इसको बड़े एक चैलेंज के तौर पर लिया। जैसे यहाँ पर सीबीआई है, वहाँ पे पीबीआई है, पुलिस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो बांग्लादेश में है, और उन्होंने एक टीम बनाई और उस टीम ने ये सोचना शुरू किया कि हम इस केस को, हालांकि बहुत पुराना केस है, कोई सुराग अब पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, फिर भी हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से इस केस को छोड़ दिया गया था। तो पहला सवाल ये आया कि ये जो मारूफ रज़ा का नाम उस वक्त आया था और मारूफ रज़ा सीधे पहुँच गया था हाई कोर्ट और इस पर ऑर्डर ले आया था कि इसकी जांच नहीं होगी, तो हो ना हो मारूफ रज़ा का कोई ना कोई इससे कनेक्शन ज़रूर होगा, वरना अगर वो निर्दोष है तो मारूफ रज़ा को क्या दिक्कत थी। अगर जांच हो भी जाती तो अगर वो निर्दोष था, निर्दोष व्यक्ति को तो कोई डर नहीं होता। तफ्तीश की जाती है और पता ही चलता है कि मारूफ रज़ा
जो है वो सगीरा के जेठ डॉक्टर हसन चौधरी का पेशेंट रहा है। तो एक कनेक्शन निकला कि सगीरा की जहाँ मौत होती है कुछ गवाह मारूफ रज़ा का नाम लेते हैं और एक कनेक्शन निकल कर आता है जेठ का। अब जांच की जाती है कि जेठ और सगीरा के बीच कैसे संबंध रहे हैं। बहुत सारे रिश्तेदारों से पूछताछ होती है और एक बात निकल कर सामने आती है कि सगीरा का अपनी जेठ जेठानी से अच्छा संबंध नहीं था और वो उनके बीच काफ़ी झगड़े चला करते थे उस ज़माने में। इस बीच पुलिस का ध्यान जाता है उस रिक्शे वाले पर कि उस रिक्शे वाले को अब देखा जाए कि अगर वो जीवित है तो उसे बुलाया जाए। पता चला कि उस वक्त उसकी उम्र कुछ 30 साल से नीचे थी, तो जाहिर है जीवित होने के आसार हैं। उसको ढूंढा जाता है तो रिक्शे वाला मिल जाता है और रिक्शे वाला एक बहुत ही अहम बयान देता है पुलिस के सामने 2019 में। वो ये कहता है कि मुझे अच्छे से याद है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त जो मेरे रिक्शे में सवार थी सगीरा, उनके मुंह से एक शब्द निकला था और वो शब्द ये था कि अरे तुम, यानी उन्होंने उन हमलावरों में से किसी एक को पहचाना था। और उसके बाद बहस शुरू हुई, चेन झपटने की कोशिश हुई और गोली चली। अब यहाँ से पुलिस का माथा ठनकता है कि मारूफ रज़ा का नाम आना, मारूफ रज़ा का सगीरा के जेठ का पेशेंट होना और सगीरा के अंतिम शब्द ये थे कि अरे तुम, यानी सगीरा ने किसी को पहचाना था। इसके बाद पुलिस अपने स्तर से जांच पड़ताल शुरू करती है और फिर जो ये पूरा केस खुलकर सामने आता है, आप यकीन नहीं करेंगे कि 30 साल से जो केस बंद पड़ा रहा 91 से लेके और 2019 तक, फिर इस केस को सुलझाने में पुलिस को महज 5 महीने का वक्त लगा। और जो कहानी निकल कर सामने आई वो ये थी कि डॉक्टर हसन चौधरी जो शहर के जाने माने डॉक्टर थे, वो रोज़ाना के झगड़ों से परेशान थे जो सगीरा के साथ चल रहे थे। सगीरा उनके छोटे भाई की पत्नी थी और ये झगड़े इस हद तक बढ़ चुके थे कि डॉक्टर हसन चौधरी और उनकी पत्नी सगीरा को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे और ये विचार उनके मन में इस हद तक ज़ोर पकड़ चुका था कि एक दिन उन्होंने मारूफ से इसका जिक्र कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि मारूफ न सिर्फ वेल कनेक्टेड है क्योंकि वो गृह मंत्री का रिश्तेदार है, बल्कि वो एक सुपारी किलर भी है। और वहीं पर ये बात तय होती है कि मारूफ रज़ा कुछ लोगों को हायर करेगा और उसके बाद सगीरा को रास्ते से हटाया जाएगा। इसके लिए करीब 25,000 टका जो बांग्लादेश में चलता है उसका एक डील किया गया कि 25,000 टका आपको दिया जाएगा, सगीरा को रास्ते से हटाना है। फिर ये पूरा प्लान बना और असल में घटना के दिन मारूफ रज़ा ही अपने एक साथी के साथ वहाँ आया था, उस मोटरसाइकिल पर सवार था और इस घटना को अंजाम देने में मारूफ रज़ा अपने एक साथी के साथ शामिल था। पुलिस के सामने जब ये पूरी कहानी खुली उसके बाद डॉक्टर हसन चौधरी को गिरफ़्तार किया गया जो सगीरा के जेठ थे, सगीरा की जेठानी को यानी डॉक्टर हसन चौधरी की पत्नी को, मारूफ रज़ा को और उनके साथ जो एक चौथा व्यक्ति था उसे भी गिरफ़्तार किया जाता है। और बाद में ये भी सामने आता है कि वो जो मिंटू नाम एक आ रहा था वो बेवजह था, उसका कोई लेना देना नहीं था इस केस से। और 5 महीने के अंदर ये केस सुलझा लिया जाता है। इस वक्त चारों के चारों जेल में हैं। आप सोचिए कि 30 साल पुरानी एक घटना जिस पर अदालती फरमान आ जाता है कि अब इसकी जांच ही ना की जाए और फिर उनके पति पीछे लगे रहते हैं और फिर ये आदेश आता है कि नहीं जी इसकी तो जांच होगी और फिर ये पूरी कहानी निकल कर आती है। ये कहानी उस वक्त ही साफ़ हो गई होती अगर उस वक्त पुलिस को न रोका गया होता, लेकिन मारूफ रज़ा ने अपने अप्रोच का, अपने सोर्सेस का इस्तेमाल करके ये अदालत से ऑर्डर पास करवाया और उसके बाद वो 30 सालों तक बचता भी रहा। तो अक्सर कानून की गलियों में ऐसे किस्से भी आ जाते हैं। उम्मीद है इस कहानी से आपने सबक ज़रूर सीखा होगा। इस कहानी का सीधा सबक ये है कि गुनाह करने के बाद आप बच नहीं सकते। अपराध करने के बाद एक ना एक दिन आप पकड़े ज़रूर जाते हैं। आप कितनी ही चालाकियाँ क्यों ना चल लें, कितनी ही चालें क्यों ना चल लें, क्योंकि उसके घर देर हो सकती है पर अंधेर नहीं है। मैं कोशिश करूँगा और भी ऐसी अपराध की सच्ची कहानियाँ लेकर आपके सामने आता रहूँ और उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इससे सबक भी सीखिए और दूसरों को इस कहानी को सुनाइए ताकि वो भी इस कहानी से सबक ले सकें। और उसका एक तरीका ये है कि आपको इस कहानी को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। साथ ही आप ये भी बताते रहिए कि आगे आप और किस तरह की कहानियाँ मेरे मंच पर सुनना चाहेंगे। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ने का और कोशिश है आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा सच्ची कहानियों को लेकर मैं आता रहूँ।